वाराणसी में कोरोना का सीएम लेंगे जायजा। प्रदेश के कई जिलों में भी मंत्रियों की लगेगी ड्यूटी। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह कानपुर झांसी में कोरोना का लेंगे जायजा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना मेरठ और सहारनपुर में लेंगे सुरक्षा का जायजा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर जाने वाले हैं, क्योंकि लगातार संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और इसी को देखते हुए ये उनका दौरा है। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी में कोरोना की स्थिति का सीएम लेंगे जायजा। प्रदेश के कई जिलों में भी मंत्रियों की लगने वाली है अब ड्यूटी। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह कानपुर झांसी में कोरोना का जायजा लेंगे। तो संक्रमण का आंकड़ा पूरे देश में बढ़ता जा रहा है। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में भी संक्रमण का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। इसको देखते हुए ही ये उनका वाराणसी दौरा होने वाला है। कहा यह भी जा रहा है कि इस दरमियान प्रदेश के कई जिलों में मंत्रियों की ड्यूटी भी लगने वाली है। कोरोना को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से ये जो वाराणसी दौरा है वो उनका होगा। तो आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा होगा और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे संवाददाता धर्मेंद्र। क्या जानकारी आपके पास, कब तक वो दौरे पर जाएंगे, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? धर्मेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो किसी टेक्निकल इशू की वजह से तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा है, जहां प्रदेश के कई जिलों में भी अब मंत्रियों की ड्यूटी लगने वाली है। कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़ा है, उसी को देखते हुए ये उनका वाराणसी दौरा है। और दोबारा से हम धर्मेंद्र से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। धर्मेंद्र, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? धर्मेंद्र, ये वाराणसी दौरा कहा जा रहा है कि जो लगातार संक्रमण का जो आंकड़ा बढ़ा है पूरे देश में, उसको देखते हुए ही ये इनका दौरा है। क्या कुछ आपके पास इसको लेकर अपडेट है? मैडम, वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कोविड से बढ़ते मामलों को लेकर के वाराणसी दौरा है जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे के बाद आज शाम को वाराणसी आएंगे। वाराणसी में बढ़ते कोविड के मामलों को देखते हुए आला अधिकारियों के साथ बैठ करके इसकी रोकथाम को लेकर के चर्चा करेंगे। तमाम जो है पहलुओं पर बात करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ और कौन भी लोग उनके साथ मौजूद हो सकते हैं? मैडम, वाराणसी में जो कोविड को रोकने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। वाराणसी जिलाधिकारी, कमिश्नर समेत तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद होंगे। तमाम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर कोविड के बढ़ते मामलों से और आगे आदेश देंगे। धर्मेंद्र, इस दौरे में सीएम योगी किन अहम मुद्दों पर खासा ध्यान देने वाले हैं और किन मुद्दों पर ज्यादा फोकस किया जाएगा? मैडम, लगातार मामले बढ़ते आ रहे हैं, चिंता का विषय है जी। लगातार बीते 24 घंटे में 743 मामले वाराणसी में आए हैं। लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन चिंतित है। तमाम नियम कानून आदेश आगे पारित की है, लेकिन तमाम आदेश जो है आला प्लेटफॉर्म पे जो है मनवाने के लिए रोड पे जो है खाली दिखाई दे रहा है। प्रशासन जो है मनवा नहीं पा रही है, जनता काफी जो है लापरवाह है। बिल्कुल, मतलब ये जो पूरा दौरा है वो मेन बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए और संक्रमण का आंकड़ा बढ़ा है, क्योंकि अगर हम यूपी की ही बात करें तो यूपी में तकरीबन अब 24 घंटे में 9000 के मामले सामने आ रहे हैं, जिसे देखते हुए ये उनका दौरा है। बहरहाल, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र। आपको बता दें कि वाराणसी दौरे पर है सीएम योगी। इस दरमियान कहा यह भी जा रहा है कि कई प्रदेश के मंत्रियों को भी ड्यूटी पे लगाया जाएगा। संक्रमण के खतरे को देखते हुए ये उनका अहम दौरा है। रुक करते एक और बड़ी खबर जहां यूपी में पिछले 24 घंटे में 8,940 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। लखनऊ में सबसे ज्यादा यानी कि 2,389 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 39 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। लखनऊ में 24 घंटे में 11 मरीजों की मौत हुई है। यूपी में कोरोना से अब तक 9,003 मौतें हो चुकी है। यूपी में कोरोना मरीज की संख्या कुल अब 6,54,404 के पार है। प्रयागराज की अगर बात की जाए तो प्रयागराज में 1,040, वाराणसी में 794, कानपुर में 300,
68, बरेली में 133, मेरठ में 222, गौतम बुद्ध नगर में 134, यानी कि संक्रमण का आंकड़ा बहुत ही ज्यादा यूपी में बढ़ चुका है। कुल अब 24 घंटे में 9000 तकरीबन संक्रमण के आंकड़े आ चुके हैं और यूपी के अंदर अगर मरने वाले लोगों की बात की जाए तो 9003 लोगों ने संक्रमण की वजह से दम भी तोड़ा है। पूरे यूपी में संक्रमण का खतरा बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सिर्फ लखनऊ के ही अंदर 24 घंटे में 11 मरीजों की मौत हुई है। कुल यूपी में जो 24 घंटों के अंदर मरीजों की मौत हुई उसकी संख्या 39 और सिर्फ लखनऊ के ही अंदर 11 मरीज कोरोना से दम तोड़ चुके हैं। यूपी में कोरोना से अब तक 9300 मौतें हो चुकी है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे संवाददाता आसिफ बेग। आसिफ, संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, हालांकि नाइट कर्फ्यू लगा दी गई है यूपी के कुछ जिलों में, लेकिन संक्रमण की रफ्तार कहीं से कहीं तक रुकती हुई नहीं दिख रही। आसिफ, कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि अगर कोरोना संक्रमण की बात करें तो राजधानी लखनऊ में प्रदेश के सबसे ज्यादा कोरोना मरीज जो है पाए गए हैं। लखनऊ में 2369 जो है मरीज हैं और यूपी में 24 घंटे में 8940 नए कोरोना मरीज मिले हैं और 24 घंटा के भीतर जो है 39 मरीजों की मौत भी हुई है और कोरोना का लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। यूपी में अब तक 9003 मौतें हो चुकी है और जिसमें सबसे ज्यादा मौत जो है लखनऊ में हुई है और प्रयागराज इसमें दूसरा नंबर है, 1040 मौत हुई, कानपुर में 368 और बरेली में 133 मौत, मेरठ में 222 और गौतम बुद्ध नगर में 134 मौत हुई है। अगर बात करें कोरोना की जागरूकता और जो है उसके अभियान पर तो जो है पूरे प्रदेश में जो है अधिकारी लगातार जो है जागरूकता अभियान चला रहे हैं। साथ ही साथ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोडल अधिकारियों को भी कोरोना प्रभावित इलाकों में प्रवास करने का निर्देश भी दिया है, जिससे जो है कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए उचित जो है इंतजाम किए जा सके। वहीं अगर बात करें कोरोना से बचाव के लिए तो लखनऊ में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है और गाजियाबाद, नोएडा में 17 अप्रैल तक जो है नाइट कर्फ्यू चलेगा। इस दौरान जो है लोगों को घर से निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन आवश्यक वस्तुओं को पूरी तरह छोड़ दी गई है। तो भी बता दूं कि जिस तरह से कोरोना मरीजों की मौत हो रही है और लगातार जो है इससे लोग प्रभावित हो रहे हैं, कर्फ्यू जो है सुबह 9 बजे से कर्फ्यू रात में 9 बजे से सुबह 6 बजे तक चलाया गया है और साथ ही साथ जो है जगह जगह पुलिस पिकेट की व्यवस्था की गई है कि लोग बेवजह न टहले और उन पर पाबंदी लगाई जा सके, जिससे संक्रमण को रोका जा सके। वहीं मौत के बाद जो स्थिति है उस पर बात करें तो जो है मौत के बाद भयावह स्थिति हो गई है। राजधानी लखनऊ में कोरोना का कहर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना से मौत से में इजाफा होने की वजह से बैकुंठ धाम विद्युत सौदागृह में लाशों की कतार लग गई है। यहाँ तक कि एम्बुलेंस में 3 आसिफ हमारे साथ बने रहिएगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अब रुक करते हैं दूसरे अहम खबर की। बड़ी खबर दूसरी आ रही है, जहां लखनऊ में कोरोना से मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। बैकुंठ धाम विद्युत शवदागृह में लगी शवों की लंबी कतार, एक एम्बुलेंस में से 3 से ज्यादा शव आ रहे हैं। बैकुंठ धाम में रोज 20 से ज्यादा शवों का हो रहा है अंतिम संस्कार। लोगों को घंटों करना पड़ रहा है इंतजार, साथ ही टोकन सिस्टम से शवों का किया जा रहा है अंतिम संस्कार। तो कोरोना से हो रही मौतों के आंकड़े पर अब सवाल भी उठने लगे हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए जैसे कि हमारे साथ हमारे संवाददाता आसिफ बने हुए हैं लखनऊ से। आसिफ, लगातार जो शवों का आंकड़ा है वो बढ़ रहा है और ऐसे में क्योंकि एक एम्बुलेंस से 3 से ज्यादा शवों को बाहर निकाला जा रहा है, उसके बाद कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं। आसिफ जी, सुनिए बता दूं कि जिस तरह से स्थिति भयावह होती जा रही है, एक एम्बुलेंस में 3 से ज्यादा 100 बैकुंठ धाम पहुंचाए जा रहे हैं। दिन भर में 2 दर्जन लाशों का जो है अंतिम संस्कार भी किया जा रहा है और अंतिम संस्कार में लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। लाशों के अंतिम संस्कार की वेटिंग जो है टोकन सिस्टम से किया जा रहा है। आपको बता दूं कि जिस तरह से आंकड़े बयां किए जा रहे हैं, अगर उससे इतर देखे तो मौतों का जो है आंकड़ा ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि बैकुंठ धाम पर लाशों का अंबार लगा हुआ है और इस मामले में लखनऊ डीएम और सीएमओ की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है, क्योंकि जो आंकड़े सीएमओ और डीएम
जो है पेश कर रहे हैं। अगर उसकी हकीकत देखनी है तो सौदा गृह पे जाके देखी जा सकती है, क्योंकि लाशों की जो लाइन लगी है वह आंकड़ा जो है प्रशासनिक आंकड़ों को छुटला रहा है। और जिस तरह से जो डीएम अधिकारियों और यूपी सीएम को गुमराह कर रहे हैं, इसको लेकर भी एक बड़ा सवाल हो रहा है। हालांकि जो है जिस तरह से वहाँ भयावह स्थिति है और उनके परिजन जो है एकदम रो बिलख रहे हैं, और सौदा अंतिम संस्कार करने में भी जो लेट लतीफी आ रही है वह अभी प्रशासनिक खामियां उजागर कर रहे हैं और लोगों को भयानक परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। सुरभि, मतलब जो प्रशासन आंकड़े दिखा रहा है शवों का, वो कहीं ना कहीं जो हम अगर धरातल स्तर पर बात करें तो वो ज्यादा है, जिसके बाद तमाम तरह के भी सवाल अब उठने लगे हैं। बहरहाल हमसे बात करने के लिए आपसे बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता आसिफ बेग लखनऊ से। तो अब बात करते हैं यूपी के आगरा की, जहां आगरा में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बिना मास्क के घूम रहे लोगों का चालान काटकर उनसे मास्क लगाने की अपील भी की जा रही है। लोगों से मास्क लगाने के लिए अपील करने वाली पुलिस खुद ही कोरोना की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते भी नजर आ रही है। आगरा एसएसपी मुनिराज के निर्देश के अनुसार जो भी पुलिसकर्मी बिना मास्क के दिखेगा उसका भी जुर्माना काटने की बात सामने आई थी, जिसके बाद कुछ पुलिस वाले ऐसे भी हैं जो कोरोना गाइडलाइन के नियमों का उल्लंघन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा में कोरोना वायरस दोबारा से अपनी तेज़ी पकड़ रहा है। इसी को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट दिखाई दे रहा है। बात की जाए ताजनगरी आगरा की तो आगरा के अंदर हर चौराहों पर पुलिस प्रशासन जो है सख्त से सख्त चेकिंग कर रहा है और जो बिना मास्क के जा रहे हैं उनके चालान भी कर रहा है। लेकिन जो पुलिसकर्मी हैं, ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं जो दूसरों के चालान कर रहे हैं, आखिर उनका चालान कौन करेगा? क्योंकि ट्रैफिक पुलिस है सरकारी गाइडलाइन को उल्लंघन कर रही है और सरकारी गाइडलाइन का पालन नहीं कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस है बिना मास्क के खड़ी हुई है। अब देखना ये होगा कि दूसरों के चालान करने वालों का आखिर कौन करेगा चालान। आगरा से लोकमंच न्यूज़ के लिए मोहसिन खान की रिपोर्ट। तो वहीं यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह के गृह जनपद सिद्धार्थनगर में कोविड-19 वैक्सीन की किल्लत देखने को मिली है। आपको बता दें जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेवा से एक खबर आई है कि इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड-19 वैक्सीन समाप्त हो गई है। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक के बाकायदा कैमरे पर बताया है कि कोविड-19 वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन की कमी होने और अधिकारियों द्वारा अग्रिम आदेशों तक वैक्सीन पर रोक लगाने के कारण वैक्सीन का काम नहीं किया जा रहा है। 45 की उम्र पार कर चुके लोग जो कोविड वैक्सीन लगवाने इस हॉस्पिटल में आए हैं वो निराश देखने को मिल रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अब जब उन्हें सरकारी अस्पताल में वैक्सीन नहीं लगेगा तो वो कहां जाएंगे। आपको बता दें प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के जिले में कोविड वैक्सीन की कमी का जो मामला सामने आया वो काफी चिंताजनक होगा। देखना होगा कि कोरोना काल में आखिर सरकार इस समस्या से कैसे निपटेगी। अब रुक करते हैं दूसरी अगली खबर की। अगली खबर नोएडा से है, जहां नोएडा में नाइट कर्फ्यू लगने के बाद से पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह और एसीपी अंकिता शर्मा के नेतृत्व में चल रहे जागरूकता अभियान के तहत बाजारों में बिना मास्क के लोगों पर सख्ती बरती जा रही है। तो वहीं पुलिस जिले में लगाए जा रहे नाइट कर्फ्यू की जानकारी लोगों को भी पहुंचा रही है और साथ ही नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई करने के भी आदेश दे दिए गए हैं। देखिए, कोविड जिस तरह से फैल रहा है इसका सामना करने के लिए हम सब लोग को तैयार होना पड़ेगा और उसी क्रम में जो कोविड के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसके अतिरिक्त आज यहाँ पर आज से नाइट में 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है और ये अग्रिम आदेश तक चलेगा। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति रात्रि 10 बजे के बाद देखिए। तो नोएडा में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है कल से ही। आपको बता दें नाइट कर्फ्यू लगने के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ चुकी है। हालांकि इस दरमियान जो भी लोग कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए नहीं दिख रहे हैं उनका चालान भी अब भरपूर काटा जा रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं यूपी के नोएडा के। नाइट कर्फ्यू लगाया गया है कल से 17 अप्रैल तक ये नाइट कर्फ्यू लगेगा और अब जो भी लोग मास्क पहनते हुए इस दरमियान दिखाई नहीं देंगे उस पर प्रशासन पूरी तरीके से कार्रवाई करने के लिए तैयार है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हमारे संवाददाता हरिशंकर जी। कल से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है नोएडा में। हालांकि यूपी के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है।
अब क्या वहां पर देखने को मिल रहा है? क्या नाइट कर्फ्यू में लोग जो है वो कोरोना गाइडलाइन मान रहे हैं? अगर ऐसे लोग नहीं मान रहे हैं कोरोना गाइडलाइन को, तो प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही है उनके खिलाफ? जी सुरभि जी, आपको बता दें कि ये नाइट कर्फ्यू कल से लागू हुआ है प्रशासन द्वारा। और देखा जाए तो कल रात्रि में काफी लोग जो रोड पर गाड़ियों को लेकर, गाड़ियां से जिनका आने जाने का रास्ता है वो जा रहे थे, पर कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने अभी भी कोरोना गाइडलाइन के पालन को नकारात्मक रूप से देखा है। और तो कुछ लोग गाइडलाइन नहीं कर रहे हैं, मतलब पालन नहीं कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा अभी लोगों को इसके लिए उजागर कर रही है और जगह जगह प्रशासन ने एडीसीपी, डीसीपी, कल जॉइंट सीपी साहब मार्केट में जाकर के कई लोगों को अनाउंसमेंट करके बता रहे थे। नोएडा सेक्टर 18 में कई जगह ऐसी है जहाँ पर लोग काफी जगह एकत्र होते हैं और उनको इसी तरीके से समझाया जा रहा था। प्रशासन द्वारा ये भी हिदायत दी गई है कि अगर लोग ज्यादा संख्या में कहीं बाहर निकलते हैं तो उनको पहले समझाया जाएगा, अगर नहीं करते तो प्रशासन द्वारा जो भी कार्रवाई है, समुचित कार्रवाई, संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। मतलब नाइट कर्फ्यू लगाने के बाद भी लोग बेवजह अपने घर से निकलते दिख रहे हैं? जी बिल्कुल। अभी लोगों को इस कर्फ्यू में कुछ चीजें ऐसी हैं कि रात बेरात गाड़ियों से निकलते हैं। मान लीजिए कुछ लोग नोएडा के बॉर्डर से दिल्ली से इधर आ रहे हैं और या फिर कुछ लोग कल कहीं ना कहीं आते जाते दिखे हैं, जिसकी वजह से लोगों में अभी खासी कमी दिख रही है कर्फ्यू को लेकर के। पर कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी तरफ से सतर्क है और काम पे लगी हुई है, आगे भी जारी रहेगा। ये 17 अप्रैल तक ये कर्फ्यू लगाया गया है और कोरोना के मामले को देखते हुए कर्फ्यू लगाना जरूरी था, कुछ लोगों का इसमें मानना है। बिल्कुल। हरिशंकर जी, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता नोएडा से हरिशंकर। रुक करते अगली खबर की। अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां फर्रुखाबाद में जिले के एसपी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से एसपी ने शहर में पैदल गश्त किया है। एसपी ने लाल गेट चौराहे से फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन तक लोगों से कोविड-19 के नियमों का पालन करने की अपील भी की और साथ ही लोगों को जागरूक भी किया। इस दौरान उनके साथ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा, सीओ सिटी सहित भारी पुलिस बल भी उनके साथ मौजूद दिखा। तो वहीं बदायूं के राजकीय महाविद्यालय में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। आपको बता दें, प्रशिक्षण के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां भी उड़ाई गई। बताते चले, प्रशिक्षण के दौरान काफी संख्या में लोग बिना मास्क के दिखाई दिए और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा गया। चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षण दे रहे लोग बिना मास्क के दिखाई दिए हैं। इतना ही नहीं, जिले की जिला पंचायत राज अधिकारी जीपीआरओ सरनजीत कौर भी मास्क लगाए बिना ही यहां दिखी थी, लेकिन जब उनसे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन ना करने के बारे में पूछा गया तो वो इधर उधर की बात करके बात को घुमाने में लग गई। नहीं मैडम, एक सवाल मेरा ये है आपसे। नहीं, वो सवाल नहीं है। आप यहाँ पे बैठी हुई हैं, कोरोना प्रोटोकॉल लागू है, अभी आप मास्क बिना लगा के मिल रहे थे लोगों से। मेरे पास वीडियो है। तो जब आप कोरोना प्रोटोकॉल का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे वो वीडियो बता देगा ना, आपने अभी लगाया है। नहीं। तो वहीं बुलंदशहर में कांग्रेस से निष्कासित पूर्व नगर अध्यक्ष कुंवर तौकीर ने कांग्रेस आलाकमान और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खून से माफीनामा लिखा है। आपको बता दें, कुंवर तौकीर ने कुछ दिन पहले कांग्रेस आलाकमान को गालियां दी थी और गालियों का वीडियो पिछले दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसके बाद आलाकमान ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए पूर्व नगर अध्यक्ष को पार्टी से निष्कासित कर दिया था और आज उन्होंने अब अपना ये खून से माफीनामा पत्र लिखा है। जो मैंने अपने खून से माफ़ी मांगी है, उसका सिर्फ एक कारण है कि मैं अपने आप में काफ़ी चीज़ों से शर्मिंदा हूँ। जो मेरी नादानी में मुझसे गलती हुई, एक वीडियो वायरल हुई काफ़ी पहले जिसमें मैंने श्रीमती इंदिरा गांधी जी और गांधी परिवार के बारे में कुछ अपशब्द बोले हैं, जो कि एक मेरी नासमझी थी, मेरी नादानी थी। आज मैं उस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, उस विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे खुद इस चीज़ का बहुत अफसोस है। मैं आज के डेट में उस वीडियो को नहीं देख पाता दोबारा, कि जब मैं देखता हूं कि मैंने अपने नादानी के दिनों में इतनी बड़ी गलती करी है, तो मैंने आज अपने खून से माफ़ी मांगी है तमाम भारतवासियों से, तमाम कांग्रेसियों से, तमाम फ्रंटलों के अध्यक्ष और सभी लोग, जो कि मेरी गलती हुई जिसका मैं मतलब
मुझे नहीं लगता कभी मैं उसको अपने आप को खुद माफ कर पाऊंगा, पार्टी मुझे माफ करे ना करे। और मैं आप सभी के माध्यम से पूरे देशवासी और कांग्रेसियों को ये एहसास दिलाना चाहूंगा कि मैं कांग्रेसी था। तो वहीं मिर्जापुर में बीएचयू के राजीव गांधी दक्षिण परिसर में पशु चिकित्सा संकाय के छात्र कॉलेज के गेट पर धरने पर बैठे हैं। आपको बता दें, छात्रों की मांग, कॉलेज में कोर्स की मान्यता नहीं होने से परीक्षा के बाद अभी तक इंटर्नशिप शुरू नहीं हो पाया, ये कहना है छात्रों का, जिसके बाद छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। तो वहीं पोस्टर बैनर के साथ धरने पर बैठे छात्र तत्काल इंटर्नशिप करवाने की मांग कर रहे हैं। कॉलेज में कोर्स की मान्यता नहीं होने से 200 छात्रों का डॉक्टर बनने का सपना अधर में अटक गया है। ये हमारे मित्र, हमारे सहयोगी पशु चिकित्सा संकाय के छात्र, वेटनरी साइंस के छात्र आज अपने मांगों को लेकर धरने में बैठे हुए हैं। जैसे हम लोग को पता चला, मैं अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ उन लोग के समर्थन में उपस्थित रहा। इनकी मांगें बिल्कुल जायज़ हैं। वेटनरी साइंस के विद्यार्थी हैं, एक डॉक्टर, भविष्य के डॉक्टर बनने वाले हैं, लेकिन इनके वही साथ विश्वविद्यालय प्रशासन खिलवाड़ कर रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन धनुगाही कर रहा है। बाकी जो सुविधाएं हैं इनको कुछ नहीं मिल पा रही हैं। जैसे इंटर्नशिप, मुख्य मांगे इनकी इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप इनको इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि विश्वविद्यालय का संकाय बने हुए 4 साल हो गए, लेकिन आज तक विश्वविद्यालय के संकाय को मान्यता नहीं मिली है, जिससे इन लोग को इंटर्नशिप मिलने में परेशानियां हो रही हैं। इन्हीं सब मांगों को लेके इन्होंने अपने डीन से भी 3-4 बार बात करने की कोशिश की। उन्होंने बस आश्वासन दिया, समय दिया, लेकिन उस समय बीतता गया। पिछले 3.5 महीने से समय मिलता रहा है। आज थक के ये लोग धरने बैठे हैं और अपने मांगों को लेकर धरनारत हैं। ये सर 2016 बैच से हमारी स्टार्टिंग हुई है। हमारे 30 सीट पे हमारा एलॉटमेंट हुआ था। स्टार्टिंग में 30 सीट थी, अभी जो है वो सीट बढ़ा करके 60 सीट कर दी हैं। तो 2016 से अब तक वो टोटल 200 बच्चे हो चुके हैं फैकल्टी में। हमारी कॉलेज जो है 2016 से हम लोगों को बोला जा रहा है कि सिर्फ 2 साल के लिए एफिलिएटेड थी ICR के लिए। तब से जो है दोबारा से रिक्रूटमेंट, दोबारा से जो है रिन्यूअल किया नहीं गया है चीज़ों के लिए। तो मान्यता है नहीं कॉलेज को। तो और इंटर्नशिप हमारी स्टार्ट नहीं हो रही है। 6 जनवरी को हमारे फाइनल एग्जाम हो चुके थे 4th ईयर के। मैं लास्ट ईयर में हूँ इंटर्नशिप में। हम लोगों की इंटर्नशिप स्टार्ट नहीं हो रही है। 3-3.5 मंथ हो चुके हैं जब से। तो प्रमुख मांगे हमारी ये है कि हमारी जो परीक्षाएं हैं 4th ईयर की, वो 6 जनवरी को ही ख़त्म हो चुकी है। उसके तत्काल बाद हमारी इंटर्नशिप जो होती है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए। लेकिन 6 जनवरी से लेकर के आज 8 अप्रैल की डेट आ चुकी है, आज तक इंटर्नशिप स्टार्ट नहीं हुई है। इसका प्रमुख कारण है VCI से यहाँ की मान्यता न होना। और मान्यता के लिए VCI की टीम मार्च में ही यहाँ आके जा चुकी है और VCI वाले भी होश में है नहीं, वो भी सो रहे हैं। BHU प्रशासन भी सो रहा है। बच्चों के भविष्य के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। अब बच्चे इस टाइम जाए तो कहाँ पे जाएं? इसलिए हमने इस बुलेटिन में एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां यूपी परिवहन निगम हटाएगा स्कैनिया बसें। स्कैनिया के मालिकों को पत्र लिखकर अनुबंध खत्म करने के आदेश जारी किए गए हैं। यूपी में 56 स्कैनिया बसों का हो रहा है संचालन। स्कैनिया बसों से परिवहन निगम को हो रहा है घाटा। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां यूपी परिवहन निगम का ये बड़ा फैसला सामने आया है। बताते चले, यूपी परिवहन निगम स्कैनिया बसें हटाने की बात सामने आई है। स्कैनिया के मालिकों को पत्र लिखकर अनुबंध खत्म करने के आदेश जारी किए गए हैं। यूपी में 56 स्कैनिया बसों का संचालन हो रहा है। स्कैनिया बसों से परिवहन निगम को घाटा हो रहा है। तो वहीं बिजनौर के हिमपुर दीप थाना क्षेत्र में पुलिस ने गैंगस्टर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, पुलिस ने गैंगस्टर की 1 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क कर दिया और बताया जा रहा है कि प्रशासन ने कुर्क संपत्ति पर अपना बोर्ड लगा दिया है। और साथ ही साथ पुलिस ने 3 आरोपियों के भी खिलाफ कार्रवाई की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उत्तराखंड के टिहरी की, जहां सीएम तीरथ सिंह रावत, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने घनगाली विधायक शक्तिलाल की अपनी माता पिता की स्मृति में हलियाड़ा खाल में आयोजित रामकथा में शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने विधायक शक्तिलाल को आश्वस्त भी किया कि उनके विधानसभा क्षेत्र की 3 करोड़ की सिंचाई योजना व सड़कों के मामले को त्वरित ढंग से निस्तारित करने का काम किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि पॉलिटेक्निक और महाविद्यालय की मांग पर तकनीकी प्रशिक्षण करवाकर गौर किया जाएगा। दोबारा से उभरा है और
पूरा देश में तो दुनिया के अंदर, लेकिन भारत अपने आप को राहत महसूस किया है। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 130 करोड़ आबादी को राहत दिलाई, समय पे लॉकडाउन किया और लॉकडाउन किया, और यही नहीं तो लोगों को राशन देने का भी काम किया। तो वहीं टिहरी में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी प्रतापनगर की मासिक बैठक का आयोजन न्याय पंचायत पुनीवाला के ग्राम गैरी में संपन्न हुआ। इस बैठक में पार्टी हाईकमान द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुसार बूथ स्तर, न्याय पंचायत और ब्लॉक स्तर पर कार्यकारिणी क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक पूर्व विधायक विक्रम सिंह नेगी के नेतृत्व में आयोजित हुई। आपको बता दें कि बैठक में 100 से अधिक लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर अपनी आस्था व्यक्त और माननीय प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने पूरे प्रदेश में एक रोस्टर दिया है कि हर महीने मासिक बैठक होगी, और वो एक जगह पर न होकर वो हम प्रतापनगर विधानसभा के जो 3 हमारी कांग्रेस की यूनिट है वो विभिन्न क्षेत्रों में जाकर, अलग अलग पट्टियों में जाकर हर महीने बैठक करती है। इसके माध्यम से कांग्रेस जो है जनता के द्वार जाने का काम कर। तो वहीं केंद्र सरकार द्वारा 2015 से जागरूकता अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर चलाया जा रहा है। इसी क्रम में एक कार्यक्रम राजकीय इंटर कॉलेज सिकरौड़ा में भी किया गया। इस कार्यक्रम में कई स्कूलों के छात्र छात्राओं और अध्यापिकाओं ने भाग लिया। आपको बता दें कार्यक्रम की अध्यक्षता भगवानपुर विधायक ममता राकेश के द्वारा की गई। इस कार्यक्रम में हरिद्वार से मुख्य शिक्षा अधिकारी आनंद भारद्वाज भी शामिल हुए और बच्चों को जागरूक भी किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि सरकार द्वारा जो कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चलाया जा रहा है वो बहुत ही सराहनीय काम है, और जिस प्रकार से आज ये कार्यक्रम स्कूल में आयोजित किया गया है इसके लिए स्कूल का स्टाफ और मुख्य शिक्षा अधिकारी भी बधाई के पात्र हैं। आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैंने देखा और सोशल मीडिया पर भी एक खबर चल रही है कि रेडिएशन 5G रेडिएशन के कुछ साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। वो इसी का परिणाम है कि मोबाइल ज़्यादा यूज़ हो रहा है और ज़्यादा कंपनियों के मोबाइल टावर लगा दिए गए हैं। इसकी वजह से दुष्परिणाम सबसे ज़्यादा हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। इस समय अपराध के ग्राफ में भी बढ़ोतरी हुई है। निश्चित रूप से यही असर है कि हमारे विद्यालय प्रॉपर्ली खुल नहीं पाए और बच्चों को किस तरह से शिक्षा के प्रति और ज़्यादा नामांकन होने चाहिए, रजिस्ट्रेशन होने चाहिए। इसी के तहत ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया है। भारत सरकार का कार्यक्रम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमने जानबूझकर इस बॉयज स्कूल में इस कार्यक्रम को दिया है कि जागरूकता फैलाने के लिए बहुत जरूरी है कि समाज का प्रत्येक अंग इस कार्यक्रम को जाने। ये आप जानते हैं कि बहुत सारी नियमों के बावजूद भी, बहुत सारी वर्जनाओं के बावजूद भी बेटियों की संख्या कम हो रही है। इसलिए भ्रूण हत्या रोकने के लिए PCPNDT एक्ट लागू करने के लिए आवश्यक है कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को जन जन तक पहुंचाएं। फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए लोकमंच।